योग 21वीं सदी का एक ऐसा सब्जेक्ट और योग 21वीं सदी में अचानक पूरी दुनिया को अपनी तरफ ऐसे आकर्षित करता है और उस चीज को लेके पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से लेके पूरी दुनिया भारत की तरह अपनी नजरें लगा के बैठी हुई है। और योग का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या योग के संबंधित जो अध्ययन है, स्टडीज हैं, वो चाहे सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो या मास्टर डिग्री हो या फिर पीएचडी हो, उसको करने के लिए पूरी दुनिया भारत को एक अपना बेहतरीन डेस्टिनेशन समझ रही है। तो आज इस होपकास्ट में हम योग के ऊपर ही बात करेंगे और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ये प्रोफेसर पीबी सुब्रमण्यम हैं, जो राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग कैंपस के डायरेक्टर हैं और जाने माने ज्योतिष शास्त्र के, एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हैं। इनके सिद्धांतों पे भारत में नहीं अपितु पूरी वर्ल्ड में बातचीत होती है और ये अलग अलग जगहों पे जाके अपनी व्याख्यान देते हैं, अपने स्पीच देते हैं। तो आइए हम अपने गेस्ट को स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो बीएससी है या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट डिप्लोमा में भी अपर एज लिमिट तो नहीं होगा कि इतने उम्र के एज तक ही है, मतलब विश्वविद्यालय में ऐसे कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अच्छा, मतलब यूजी के लिए भी नहीं है, पीजी के लिए भी नहीं है। ये मतलब इंडियंस बच्चे के लिए अपर एज लिमिट तो होगा, फॉरेन नेशनल के लिए अपर ना इंडियंस के लिए भी नहीं है। अब वो विशेषाधिकार विश्वविद्यालय के पास रहता है। यदि एज लिमिट ना रहने के कारण यदि उनको कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा हो, महसूस कर रहा हो, क्योंकि ये निर्णय विश्वविद्यालयों के ऊपर है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में ऐसे कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट, अपर एज लिमिट नहीं है। तो ज्ञानार्जन के लिए हर कोई अर्ह है और उसके लिए जो नियम बताए गए हैं, जो मापदंड दिए गए हैं, तो उनके अनुरूप होना चाहिए। तो जो छात्र वहां पे रहते हैं, तो क्या आपका जो कैंपस है देवप्रयाग वो पूरी रेसिडेंशियल है या फिर उसमें आउटसाइड हॉस्टलर्स भी रहते हैं, आउटसाइडर्स भी रहते हैं, दोनों के लिए, या सारे बच्चों को एकोमोडेशन मिल जाता है? छोटा सा शहर है और उतने भी मौलिक सुविधाएं वहां पर उस शहर में नहीं है। योग करने के लिए तो परफेक्ट जगह है ना, लोग करने के लिए लोग हिमालय पे जाते हैं। तो वहां पर इसलिए 8 छात्रावास बने हुए हैं, 570 लोगों के लिए रहने का स्थान है। उतना आवश्यकता अब तक नहीं हुआ, किंतु हाँ वहाँ डे स्कॉलर्स भी हैं, बाहर रहने वाले भी हैं, बाहर रहते हुए पढ़ने वाले भी हैं। तो उनमें कुछ स्थानीय हैं और कुछ बाहर रहना पसंद इसलिए करते हैं कि वो नियमों से बंधने की इच्छा नहीं रखने वाले होते हैं। और नियमों से बंधते हुए नियमों के अनुरूप चलने का जब व्यक्ति प्रयास करता है तो योगाभ्यास, योग विज्ञान अथवा ज्ञानार्जन बहुत आसान हो जाता है। अब एक भारतीय छात्रों के लिए तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो बाहर से छात्र आते हैं भारत में तो उनको फूड हैबिट्स को लेकर, भोजन को लेकर काफी चिंता रहता है, क्योंकि वो वेज नॉन वेज दोनों पक्ष में रहते हैं, दोनों खाते भी हैं। तो नॉर्मली कोई बच्चा अगर दूसरे देश से आ रहा है, अगर अपनी नेबरिंग कंट्री छोड़ दें तो उसको फूड हैबिट्स लेके तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो उसको लगता है कि भाई मैं नॉन वेज खा लूं तो वो चीज फुलफिल हो जाएगा या उससे मेरा काम चल जाएगा कुछ दिन। तो इस तरीके की व्यवस्था है आपके कैंपस में? कोई भी बच्चा चाहे भारतीय हो या चाहे फॉरेनर्स या विदेशी हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन का नहीं? उस परिसर का एक मौलिक सिद्धांत है सात्विक भोजन। तो फिर जो छात्र वह स्वदेशी हो अथवा विदेशी हो प्रवेश करता है तो उसको अंदर सात्विक भोजन को स्वीकारना है, ये पहले ही बता दिया जाता है। मैं हॉस्टल के रूल्स हैं और उसको बाहर जाके आप ये खा नहीं सकते हैं, ऐसे कोई हमारी पाबंदी नहीं है। और इसमें यदि कभी महसूस करता है व्यक्ति, कुछ समय के लिए बाहर जाने का समय एक निर्धारित होता है, तो उस समय में यदि कोई जाकर अपने रुचि के अनुकूल यदि भोजन ले रहा है तो वो स्वीकार्य है। हाँ, किंतु विद्या के ग्रहण करने के लिए आपको सात्विक रहना होगा और सात्विक आहार का ग्रहण करना होगा और सात्विक आहार से ही आप में सानुकूल परिस्थितियां आ सकती हैं। हाँ, आप जब तक सात्विक में ही जी नहीं पा रहे हैं तब तक आप जब जब समय मिलता है, जब जब अवसर मिलता है, आप बाहर अपने अनुकूल भोजन को अपने से व्यवस्था कर सकते हैं। और कुछ दिनों में फिर एक अनुभव होने लगता है
तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि जो तामस भोजन से सात्विक भोजन की ओर आने वाले, कहीं न कहीं उनको वह मोड ऐसे लगने लगता है किसी एक प्राणी के प्रति, किंतु हम ये नहीं कहते हैं, एक व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर होता है। किसी को ये नहीं कहते हैं कि नहीं आपको ऐसे ही करना है। हाँ, आप इस प्रकार से यदि करेंगे तो आपके लिए उत्तम फल होगा, आप इस प्रकार से करेंगे तो आप एक सानुकूल चल सकते हैं। विश्व में सबसे मजबूत जानवर हो और विश्व में सबसे तेजी से चलने वाले जानवर हो, या अथवा विश्व में सबसे बलशाली जानवर हो, ऐसे बहुत हैं जो शाकाहारी हैं। तो ये प्रकृति बता रहा है। किंतु यदि आप अपने अभ्यास के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो वो विश्वविद्यालय के अंदर नहीं हो सकता है, विश्वविद्यालय उस तरीके की व्यवस्था नहीं कर सकता है। किंतु आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई पाबंदियां नहीं होंगे। जब आपको बाहर जाने के लिए एक अनुमति दिया जाता है उस समय में आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे ये आएगा कि आपने कहा कि देवप्रयाग एक बहुत छोटा सा शहर है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, उसी के साथ साथ इंडिया के कई ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बीएससी योगा, एमएससी योगा, डिप्लोमा की पढ़ाई बहुत पहले से भी था और बहुतों ने अभी शुरू भी करवा दिया। इसके अलावा बहुत ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री दे रहे हैं। अब जहाँ कैपिटल में या बड़े शहरों में इस तरह के सेंटर्स हैं तो उसमें कोई छात्र या जो योग के बारे में जानना चाहता है या पढ़ना चाहता है, राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो देवप्रयाग कैंपस है उसको क्यों चूज करे? ये तो बहुत उत्तम प्रश्न है। एक शहर का उदाहरण लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमारा दिन निकल जाता है। हम ध्वनि प्रदूषण में फंस जाते हैं, हम शब्द प्रदूषण में, वायु के प्रदूषण में, जल के प्रदूषण में, और हम संघर्ष करते रहते हैं। तो फिर हम समय कब देंगे और हम उस बिंदु पर ध्यान कब देंगे कि एक छोटा सा शहर चुनिए जहां पर 4 ही गली हो और जहां पर एक दिन से ज्यादा घूमने का कोई स्थान नहीं हो, और आपको ये पता है कि आपके दायरा इससे ज्यादा आप घूम ही नहीं सकते हैं। तो बहुत स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति का दृष्टि अपने कार्य पर रहता है। आपको कहीं ट्रैफिक में फंसना नहीं है, तो आपको उस प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले सामान्य जो तकलीफ होता है शरीर में, उनसे जूझना नहीं है। तो आपके लिए 1 वर्ष, 2 वर्ष अथवा 6 महीना ये तो बहुत उत्तम समय होता है कि आप पूर्ण रूप से एनर्जेटिक होकर, प्रकृति के ग्रोथ में पूर्ण रूप से आप सामर्थ्य को एकत्रित करके एनर्जेटिक होकर आप फिर अपने शहरी जीवन की ओर आ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो कैंपस है देवप्रयाग, ये भी बात सुनने में आती है और है भी कि कई आईआईटीज के साथ उसके योग को लेके एमओयू साइन हुए हैं और कई ऐसे कोलैबोरेशन में प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो आईआईटी को अपने योग सेंटर से या देवप्रयाग कैंपस के योग सेंटर से जोड़ने के पीछे क्या वजह है? ये तो विश्वविद्यालय के नियम हैं और हमारे कुलपति महोदय का एक दूरदृष्टि है। कुलपति महोदय जी के द्वारा अर्थात इस विश्वविद्यालय के द्वारा 35 एमओयू, 35 से अधिक एमओयू आज तक किए गए हैं। तो उसमें एनआईटीज हैं, आईआईटीज हैं और अन्य विश्वविद्यालय भी हैं और पतंजलि योग विश्वविद्यालय है, और ऐसे बहुत विचारधाराओं में मिलने जुलने वाले संस्थाओं से एमओयू किया हुआ है। उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा फिर एनईपी, छात्रों का आदान प्रदान अर्थात स्टूडेंट एक्सचेंज, अध्यापकों का आदान प्रदान यानी फैकल्टी एक्सचेंज, विचारों का आदान प्रदान यानी आइडिया एक्सचेंज। ये जब होता है तो आपका ग्रो करने का ये जो रेट होता है, स्पीड होता है, वो बढ़ जाता है। मैं क्या बता रहा हूं, उसी बात को देश के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी क्या कह रहा है, एनआईटी में क्या सोच रहे हैं, किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी में क्या सोच रहे हैं। जब इस प्रकार के परिवेश समय समय पर यदि छात्रों को मिलता है और समय समय पर यदि अध्यापकों को मिलता है,
उसी प्रकार से उन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशंस के अध्यापकों को एक परंपरागत जो भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक और अधिकारी के रूप में देखा जाता है संस्कृत विश्वविद्यालयों में, उनको जब देखने को मिलता है तो एक संगम होता है, विचारों का संगम और दृष्टिकोण का संगम। तो ये वास्तव में आधारशिला को और मजबूत कर देता है। बहुत जो आपने एमएससी या बीएससी का जो कोर्स चलाया, अब बच्चों के दिमाग में एक चीज और आएगा, क्योंकि कि एक संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र है, संस्कृत की पढ़ाई होती होगी, जहाँ पे वेद, व्याकरण, साहित्य, मीमांसा इस तरह की पढ़ाई होती होगी। और अभी तक जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से हम लोग के ऊपर लादा गया, उसमें संस्कृत को काफी नीचे बताया गया और संस्कृत पढ़ने वाले को या संस्कृत जानने वाले को सिर्फ ये माना गया कि वो समाज में पूजा करा सकते हैं या कहीं पे हाथ दे सकते हैं, शादी विवाह करा सकते हैं या जन्म कुंडली बना सकते हैं। तो वैसे इंस्टीट्यूशन में एक ऐसे कोर्स का कंसेप्ट लाना, और उस कंसेप्ट को ही नहीं लाना बल्कि देश या विदेश के जितने भी टेक्नोलॉजिकल अच्छे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसके साथ एमओयू करना, तो बच्चे के दिमाग में ये बात तो आएगी भाई ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है। जब मेरे पास मॉडर्न यूनिवर्सिटी में ही योग की पढ़ाई हो रही है तो हम संस्कृत में क्यों जाएं? इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? एक रूढ़वाद है, अर्थात सदियों से हम संस्कृत को, संस्कृत विज्ञान को एक भाषा के रूप में अथवा एक पंडिताई के भाषा के रूप में जहां देख रहे हैं, उसमें अचानक परिवर्तन संभव नहीं है, वह धीरे धीरे परिवर्तन होगा। इसी कारण से एनईपी में जो सहूलियत दिया गया है कि उसके आधार पर एमएससी और बीएससी जो प्रारंभ किया गया था। और दूसरी बात, संस्कृत के छात्र को भी इस रूढ़वाद से बाहर आना है। ज्ञान विज्ञान के सभी शाखाएं संस्कृत में पहले से ही हैं। संस्कृत एक माध्यम रहा वहां पर, वास्तव में संस्कृत वाङ्मय माने संस्कृत लिटरेचर इन सभी विज्ञानों का समाहार है। अब ये बात अचानक लोगों को कहने पर समझ में नहीं आता है। यह संस्कृत का छात्र बाहरी लोगों को समझाने में सफल जिस दिन हो गए तभी यह हो सकता है। यह बहुत हद तक हो भी रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र बहुत स्थानों में बने हुए हैं और वहां पर भी यह प्रयास किया जा रहा है। अखंड वेद का जिसकी सीमाएं ही नहीं है, वहां के एक एक मंत्र का वहां पर उद्धरण देते हुए आधुनिक विधा के लोग भी ये महसूस करते हैं कि हमें बहुत जानने को है। और जे आज तक जितने आविष्कार हुए हैं उनमें जिन लोगों की भूमिका रही, उनमें अधिकांश लोगों का ये मानना है कि संस्कृत भाषा को ना जानने के कारण वो संस्कृत में बताए गए उन वैज्ञानिक तथ्यों को माने उसके मूल तत्व तक जा नहीं पाए। ऐसे बहुत लोग, ये भी कई जगह पढ़ने को मिलता है। जब कंप्यूटर का आविष्कार हो रहा था तो उसकी भाषा को लेकर काफी समस्याएं थी, तो भाषा में संस्कृत को ही लिया गया कि संस्कृत दुनिया का सबसे बेस्ट भाषा है, लेकिन उसमें इसलिए नहीं बन पाया कि जो बनाने वाले थे उनको संस्कृत नहीं आ रहा था। इसकी सच्चाई क्या है? जब तक एक पीढ़ी उस सकारात्मक दृष्टि से उसमें अभ्यास नहीं करेगा, अभी अनेक विशेषज्ञ हैं किंतु ये उद्यम नहीं है, एक रिवॉल्यूशन हो, दोनों के सम्मिश्रण के साथ चलने की चेष्टा हो और संस्कृत के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने से अथवा कंप्यूटर्स पढ़ने से परहेज ना हो और वो भी उतने रुचि के साथ उसमें चले, तो ये तो संभव है। ये रिवॉल्यूशन तो बहुत पहले चालू हुआ है किंतु अब वो उतना विस्तृत रूप, विस्तृत धरा भी नहीं लिया हुआ है और अब संभव है, आने वाले दिनों में यह संभव है। किंतु इसके लिए पढ़ने वाले छात्र का दृष्टि अर्ली मनी इजी मनी नहीं रहना चाहिए। बीच के कुछ पीढ़ियों के लिए ये शाप हो गया, मैं केवल +2 करूं, मैं नियुक्त हो जाऊं, मैं केवल कमाने लगूं, जब कमा तो रहा हूं मुझे क्यों पढ़ना है। इस तरीके के दृष्टिकोण से पढ़ाई को देखना नहीं चाहिए। पढ़ाई एक निरंतर प्रयास है, इसलिए अब भारत में भी डिस्टेंस एजुकेशन को, घर में बैठ के पढ़ने की एजुकेशन को, ऑनलाइन कोर्सेस को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। व्यक्ति में वह, क्योंकि व्यक्ति में वह जिज्ञासा ले आना है। आप काम करते हुए पढ़ सकते हो, आप कमाते हुए पढ़ सकते हो, आपके कमाई का और पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है। आप में से कोई इसका संबंध, आपको एक आत्मसंतुष्टि
और आपके कार्य में निपुणता, आपके वर्क में क्वालिटी, और आपके अंदर एक आइडियाज, नए नए विचारों का अथवा नए नए आइडियाज का उत्पन्न करने के लिए पढ़ाई को निरंतर जारी रखना चाहिए, आखिरी बिंदु तक जारी रखना चाहिए। ये पहले चलता था, अब वह फिर समय आ गया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करना चाहते हैं डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि भाई एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता है, कैरियर नहीं होता है, समाज में आप क्या सुधार ला सकते हैं, प्रकृति में क्या आप दे सकते हैं, प्रकृति को क्या दे सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। लेकिन इस सब के अलावा एक जो फाइनेंशियली एस्पेक्ट्स होते हैं कि अगर हम इस कोर्स को कर लेते हैं तो इस कोर्स के करने के बाद मेरा कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, और क्या देश या विदेश, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे उसके कैरियर ऑप्शंस क्या क्या खुल सकते हैं, कितने आयाम उसके कैरियर के लिए बन सकते हैं। पढ़ाई आत्मसंतुष्टि के लिए होता है, इतने कहने से पेट नहीं भरता है। पढ़ाई आत्मसंतुष्टि के लिए होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। इसके साथ साथ इसको मार्केटिंग करने की भी आवश्यकता होती है। आपको सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, इंडिविजुअल लेवल पे एक छोटा उद्योग प्रारंभ करने की दृष्टि से, अथवा बड़े उद्योगों में आप अपना बैकअप के दृष्टि से जितने भी आयाम हो सकते हैं उन सबको ढूंढ सकते हैं। आज के समय में व्यस्त जीवन जो बिता रहे हैं उन सबको एक ट्यूटर की आवश्यकता है, एक यौगिक इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है, एक मानसिक रूप से सांत्वना देने के काउंसलर की आवश्यकता है, और डिमांड वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। तो इसलिए इस सेक्टर को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि केवल ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञानार्जन के लिए एक सेक्टर है। तो यहाँ पर व्यक्ति स्वयं को कैसे पब्लिसाइज कर पाता है, स्वयं को कैसे वो मार्केटिंग कर सकता है, अथवा मार्केटिंग करने वालों के सहारा कैसे ले सकता है। अर्थात मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्वयं का मार्केटिंग करूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे पढ़ने वालों के मार्केटिंग करने वाले भी लोग हैं, उनमें भी एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, उनको भी इस दृष्टिकोण से देना चाहिए। आज के समय में काउंसलर्स को सप्लाई करने वाले बहुत ऐसे कंपनी हैं, इसी तरह के यौगिक इंस्ट्रक्टर्स को सप्लाई करने वाले हैं। आजकल हर एक सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करने वाले, एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करने वाले, आउटसोर्स करने वाले, तो तरह तरह के विधाएं आए हुए हैं। तो इसलिए कोई एंटरप्रेन्योर हुआ, अर्थात कोई अपने संस्था रखा, तो कोई उस संस्था का अंग बना, कोई बड़ा संस्था बनाया, कोई उसका संस्था के आवश्यकताओं को पूरा कर पाया। तो इस तरीके के मल्टीपल डायमेंशंस हैं जहां पर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है। कोई केवल एम्प्लॉय बनने की अपने सामर्थ्य महसूस कर रहा है, एम्प्लॉय बने। किसी को एम्प्लॉयर बनने का सामर्थ्य है, एम्प्लॉयर बने। किसी को सर्विस प्रोवाइडर लोकल लेवल पे करने के सामर्थ्य है, सर्विस प्रोवाइडर बने। किसी को नेशनल लेवल पे बड़े बड़े संस्थाओं को सर्विस प्रोवाइड करने के सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य करें। यहाँ पर केवल व्यक्ति में एक दृष्टि होनी चाहिए और अपने पास एक स्किल होने चाहिए। तो पूरे विश्व में इस समय में स्किल का अभाव है, निपुणता का अभाव है, डिमांड की कोई अभाव नहीं है। डिमांड हो, फिर उस डिमांड के अनुरूप जो ह्यूमन रिसोर्सेस बन रहे हैं उसको मार्केटिंग करने के लिए तमाम संस्थाएं पड़े हुए हैं और उनका सहयोग ले सकते हैं। बस आप उसके लिए कैपेबल हो, आप में उस क्षमता हो। सोना को फेंका हुआ कोई देखता नहीं है, क्योंकि सोने का एक वैल्यू दुनिया पहचानती है। इसी तरह टैलेंट हंट चलता ही है इस दुनिया में। इस समय सबसे ज्यादा यदि बड़े बड़े संस्थाएं अथवा विश्वविद्यालय अथवा सरकार यदि झूंझते हैं तो स्किल है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हब्स बनाते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरणाएं देते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए फ्रीबीज, आप आओ पढ़ो। इस समय में नेशनल लेवल पे जो स्किल डेवलपमेंट जो होता है तो वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। किस कारण से? क्योंकि व्यक्ति हमको मिलने वाला, मानव संसाधन हमको मिलने वाला वो स्किल से भरा हुआ नहीं है, और जब तक स्किल से भरा हुआ नहीं, भरेगा नहीं, तब तक वो बिखर के जगह जगह में जा नहीं सकता है और किसी का काम का नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप में स्किल हो, आप में टैलेंट हो और आप में अपने ऊपर विश्वास हो, माने एक फिजिकली एंड मेंटली स्टेबिलिटी हो, जो योग विज्ञान से ही संभव है।
तो आप कितने भी दूर जा सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है। वीडियो में ये जानने की कोशिश किया कि योग क्या है, ऐसी चीजें जो आपके अभी तक पता नहीं योग के बारे में, और उससे अगर संबंधित आपको अगर आगे स्टडीज करनी है, पढ़ाई करनी है, तो कैसे कैसे हो सकता है। और हमारे जो गेस्ट थे जाने माने विद्वान हैं और डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और अगर पहली दफा इस चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाइए, जिससे हम इस तरह से तमाम तरह के जो गेस्ट हैं और जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाया है, उसको पहुंचाने में मैं सफल हो पाऊं। और आपने इस वीडियो को देखा, सुना और शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।